सो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक ब्लॉक है और वो डी नाम के रोलर पे इस तरह से अभी स्टेबल कंडीशन में है, राइट, यहाँ पर। तो हमसे बोल रहा है कि फाइंड द फोर्स पी, कि जस्ट मतलब जो ये ब्लॉक है वो पॉइंट डी से जस्ट अबाउट टू लिफ्ट होने वाला है। तो इसमें हमें क्या करना है बेसिकली, इसको देखते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही ये अबाउट टू डी रोटेट लिफ्ट होने वाला होगा तो रिएक्शन एट डी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे फोर्स क्या क्या लग रहे हैं, इस फोर्स के अलावा यहाँ पर एक तो लग रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स, दैट इज एम इंटू जी। और उसके अलावा यहाँ पे फोर्स लग रहा है पी, जो कि है 45 डिग्री एंगल पर। ठीक है। तो उसका एक्स कॉम्पोनेंट हो जाएगा यहाँ पर पी कोस 45 डिग्री, दैट इज पी बाय रूट टू। एंड वाई कंपोनेंट हो जाएगा पी साइन 45 डिग्री, दैट इज पी बाय रूट टू ऑल्सो। ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास में फोर्स आ गए। अब हम क्या करेंगे कि जैसे ये यहाँ से उठने वाला होगा, इस डायरेक्शन में होगा, तो अगर आप देखोगे तो ये जस्ट रोटेट होगा। और कैसे रोटेट होगा, यहाँ से ये लिफ्ट हुआ है, राइट। सो ये वाला पॉइंट इस डायरेक्शन में जाएगा, ये वाला इस डायरेक्शन में जाएगा। तो ये जो बी पॉइंट है यहाँ पे, ये एज अ पिवट पॉइंट यहाँ पे काम करेगा। तो डी जस्ट अब ऊपर की डायरेक्शन में जा रहा है यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, मोमेंट अबाउट बी यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। उसे कैसे करना है, तो सबसे पहले फॉर द एम जी, फोर्स इज इक्वल टू एम जी, उसके लिए जो हमारा मोमेंट हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू बी, वो होगा एम जी इंटू ए बाई टू। ठीक है। यहाँ पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो सेंटर ऑफ मास पर एक्ट करता है, और किसी भी क्यूब के लिए जो डिस्टेंस होता है वो हाफ ऑफ द साइड होता है। ठीक है। तो यहाँ से बी की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इस तरह से, अगर एम जी है तो वो हो जाएगी ए बाई टू, ए बाई टू, राइट। उसके बाद में अराउंड पॉइंट पी निकालेंगे हम लोग। तो यहाँ पर दो फोर्स है, एक तो है पी बाई रूट टू एक्स एंड एक्स डायरेक्शन में, तो उसकी डिस्टेंस यहाँ पर गिवन है ए। और एक फोर्स है हमें गिवन है यहाँ पे पी बाई रूट टू वर्टिकल डायरेक्शन में, तो उसकी जो यहाँ पर डिस्टेंस हो जाएगी, यहाँ पर ये हो जाएगा ए डिस्टेंस। एंड इस तरह से एक फोर्स यहाँ पे लग रहा होगा, एक फोर्स इस तरह से है, और ये इसी एक्सिस से पास होगा, राइट। तो यहाँ पर जब ये इसी एक्सिस से पास हो रहा है तो ये वाला जो फोर्स है वो जीरो हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पर एम पी जो होगा वो हो जाएगा पी ए अपॉन रूट टू। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट बी इज इक्वल टू जीरो। यहाँ से पी ए अपॉन रूट टू इज इक्वल टू आ जाएगा एम जी इंटू ए बाई टू। ठीक है। तो यहाँ से ए से ही कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर जो फोर्स है वो हमारे पास में आ रहा है, यहाँ पे रूट टू इस तरह से लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा एम जी एंड डिवाइड बाई रूट टू। तो एक तो ये पर्सपेक्टिव है इसे देखने का। अब एक ये वाला है कि हम अगर मोमेंट अबाउट डी यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि जस्ट डी से ही लिफ्ट हो रहा है, तो अगर हम मोमेंट अबाउट डी यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं तो उस केस में आपको आंसर अलग आएगा, क्योंकि पिवट पॉइंट आपका यहाँ पे चेंज हो रहा है। तो इसको भी देख लेते हैं। इसमें यहाँ पर हो जाएगा एम जी इंटू ए बाई टू, ये हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स। एंड 4 पी यहाँ पे हो जाएगा पी एक्स इंटू ए प्लस पी वाई इंटू ए। सो ये यहाँ पर आएगा पी अपॉन रूट टू इंटू ट्वाइस ऑफ ए। तो यहाँ से ये हो रहा है पी रूट टू ए। ठीक है। अब डी के अबाउट अगर अपन देखते हैं मोमेंट क्या कैसे निकालना है, तो यहाँ पर ये पॉइंट ए जा रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ये जो है इसके अबाउट में अगर हम देखेंगे तो ये जाएगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। सो यहाँ से हो जाएगा मोमेंट अबाउट डी इज इक्वल टू जीरो।
तो ये यहाँ पे आएगा p√2 a इज इक्वल टू mg इंटू a/2। तो ये यहाँ पर हो रहा है p इज इक्वल टू mg इंटू 1/2√2। तो ये क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसप्रिंट है, मतलब इसे और अच्छे से दिया जा सकता था। तो आपको यहाँ पे दोनों ही आंसर दिख रहे हैं, ये वाला और ये वाला। तो अगर अबाउट बी हम देखते हैं तो यही होना चाहिए, और अगर इसे थोड़ा सा और एक्सप्लेन अगर करते तो शायद आंसर सही होता। तो यहाँ तक हमने क्वेश्चंस देख लिए थे कि यहाँ पर ये स्टेडी ग्रोथ है यहाँ पे। इसके अलावा यहाँ पे ये स्पाइक्स के रूप में है, तो स्पाइक्स वाला जो था स्ट्रेटिफाइड होता है। स्टेडी स्टेट का मतलब है कि एक जैसा ही, मतलब हमें ग्रेड कहीं ना कहीं मिल रहा है, यहाँ पे मतलब पास में ही कहीं पे ग्रेड मिल रहा है, तो वो एज अ कॉपर हमने प्रेडिक्ट किया था। और एक था हाई नजेट वैल्यू, मतलब स्टार्टिंग में ही बहुत ज्यादा वैल्यू है, तो इसका मतलब ये है कि जो ग्रेड है वो एज अ लम्ब से पास पास में, मतलब काफी क्लोजली स्पेस पे, क्योंकि इसकी जो ग्रोथ है वो काफी यहाँ पे बाकी दोनों से हाई है। तो उसको हमने बोला था कि ये यहाँ पे गोल्ड हो सकता है। तो ये वाला कर्व था, तो इसका डायरेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो गया था। लास्ट हमें कहाँ पर छोड़ा था? क्वेश्चन नंबर 58 तक सोल्व हो ही गया था, तो ठीक है, फिर तो ज्यादा क्वेश्चन बचे नहीं है आज। यहाँ पर देखते हैं 59। इसमें बोला है, इसको बड़ा इसमें बोला है फॉर द गिवन फंक्शन फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव एट p एट अ पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व, जो जिस कर्व की इक्वेशन हमको दी हुई है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें डायरेक्शनल डेरिवेटिव फाइंड करना है एट अ सर्टेन पॉइंट, और उसके बाद में बोला है कि उसको भी इन द डायरेक्शन ऑफ द कर्व हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पर दो तीन कॉन्सेप्ट है वो यूज होंगे। सबसे पहले तो हमें क्या करना है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस partial differentiation with respect to y plus partial differentiation with respect to z। यहाँ पे हो जाएगा i की j के भी k। तो इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। हमें फंक्शन क्या गिवन है, फंक्शन गिवन है एक्स वाई वाई जेड इन जेड एक्स। सो एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड। तो यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो ये टर्म जीरो हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा y और यहाँ पर हो जाएगा z। सो ये हमारे पास में आ रहा है z प्लस वाई आई के प्लस विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो यहाँ पर आएगा x प्लस जेड जे के प्लस, इसके बाद में हम करेंगे नेक्स्ट विद रिस्पेक्ट टू z। सो यहाँ पर ये हो जाएगा x प्लस वाई के। ठीक है, पॉइंट हमें गिवन है, पॉइंट यहाँ पर गिवन है 2, -1, 3। तो क्या करना है, डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं। तो ये आ रहा है यहाँ पे -1 एंड 3 को ऐड कर देते हैं, 2i के प्लस then x plus z, 2 plus 3 that is 5jk plus x plus y that is kk। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया डायरेक्शनल डेरिवेटिव। ठीक है, अब इसके बाद में हमें बोला है इन द डायरेक्शन ऑफ दिस फंक्शन। तो जब भी हमें ऐसे बोले कि डायरेक्शन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व, तो क्या करना है, जो फंक्शन गिवन है उसका डिफरेंशिएशन करना है, क्योंकि किसी भी कर्व की टेंजेंट क्या होती है बेसिकली, अगर एफ एक्स हमें गिवन है तो एफ डैश एक्स जो है वो रिप्रेजेंट करता है कि वो फंक्शन कैसे चेंज हो रहा है, बेसिकली उसकी टेंजेंट को ही वो रिप्रेजेंट कर रहा है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसे डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी। तो फंक्शन है टी स्क्वायर 2t एंड टी क्यू। ठीक है, तो आर ऑफ टी हमें गिवन है टी स्क्वायर आई के प्लस 2t जे के प्लस टी क्यूब के। ठीक है, अब इसे हम डिफरेंशिएट कर देते हैं डी ऑफ आर विद रिस्पेक्ट टू टी।
तो यहाँ से हो जाएगा 2t प्लस 2j प्लस 3t² के। ठीक है, अब यहाँ पे t की वैल्यू हमें गिवन है, t इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास में जो वेक्टर आ रहा है इसे हम बोल देते हैं टेंजेंट वेक्टर। तो ये हमारे पास में आ रहा है t इज इक्वल टू 1 पर 2ik प्लस 2jk प्लस 3k। ठीक है, तो ये हमारा फंक्शन आ गया। क्या करेंगे, इसका यूनिट वेक्टर हमें निकालना है। तो यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, यूनिट वेक्टर होता है वेक्टर डिवाइड बाय मोड ऑफ द वेक्टर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सबसे पहले इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। तो मैग्नीट्यूड यहाँ पर आएगा रूट स्क्वायर 2² प्लस 2² प्लस 3² दैट इज 9 प्लस 8। 9 प्लस 8 इज √17। ठीक है, तो यहाँ से हो रहा है 1/√17। ठीक है, ये हमारे पास फंक्शन आ गया। अब हमें बोल रहा है इसकी डायरेक्शन, टेंजेंट की डायरेक्शन में हमें डायरेक्शनल डेरिवेटिव फाइंड करना था। अब क्या करेंगे, हमारे पास में इसका डायरेक्शनल डेरिवेटिव भी है यहाँ पर, और जो टेंजेंट है उसकी इक्वेशन भी हमारे पास में, मतलब उसका वेक्टर भी हमारे पास में। तो क्या करना है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट करना है। ठीक है, तो हमारे पास में फंक्शन है 2, 5, 1। ठीक है, तो चलिए लिख देते हैं 2ik 5jk प्लस kk, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे यूनिट वेक्टर ऑफ द टेंजेंट वेक्टर। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा 2, 5, 1 डॉट प्रोडक्ट 2, 2, 3 डिवाइड बाय √17। ठीक है, तो इसको हो जाएगा 2 × 2 4 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 10 प्लस 3 डिवाइड बाय √17। तो यहाँ पर ये हो रहा है 17/√17 इट इज √17। यहाँ से आंसर है। तो 7। ठीक है, तो ये और ये दोनों ही सेम आंसर है, तो ये और ये दोनों करेक्ट हो जाएंगे अगर यहाँ पे इसके ऊपर कुछ दिया नहीं है तो। नहीं तो अगर यहाँ पे कुछ दिया होता तो ऑप्शन नंबर सी सबसे ज्यादा एक्यूरेट आंसर थी, तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 60 को देखते हैं। इसमें हमें गिवन है सॉल्व करना है इस इक्वेशन को और y(2) हमें फाइंड करना है। तो अगेन हमें एक इक्वेशन दिया हुआ है, तो इसको क्या करते हैं, इसको इस तरह से लिखते हैं dy/dx, x से डिवाइड कर देते हैं y/x इज इक्वल टू x। राइट, तो यहाँ पर ये इक्वेशन हो गया dy/dx प्लस p ऑफ x इंटू वाई इज इक्वल टू q ऑफ x। कंपेयर करेंगे यहाँ पर, तो p ऑफ x हमारे पास में आ जाएगा -1/x और q ऑफ x हमारे पास में आ जाएगा x। ठीक है, तो क्या करना है, यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है e⁻ इंटीग्रेशन ऑफ px dx। तो यहाँ से हो जाएगा e⁻−1/x dx। 1/x का इंटीग्रेशन होता है log ऑफ x, तो यहाँ से हो जाएगा माइनस log ऑफ x। ठीक है, अब इसको और सिंप्लीफाई कर देते हैं, इसे लिख देते हैं e⁻ log ऑफ x⁻−1 दैट इज x⁻−1 या 1/x। ठीक है, तो यहाँ से इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। तो अब हमारा सोल्यूशन क्या हो जाएगा, सोल्यूशन सिंपल हो जाएगा y इज इक्वल टू, अच्छा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर करेंगे इज इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा 1/x इंटू qx एंड dx। ठीक है, तो ये यहाँ पर क्या आ रहा है, ये हो जाएगा 1 इंटू dx दैट इज x dx x प्लस सी इज इक्वल टू y/x। तो यहाँ से y की वैल्यू आ रही है x² प्लस cx। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हमें एक पॉइंट का मान दिया हुआ है y(1) इज इक्वल टू 0, मतलब कि x बराबर 1 पर y की वैल्यू 0 है। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे c की वैल्यू आ रही है -1, सो y इज इक्वल टू x² माइनस x। तो यहाँ से पूछा था हमसे क्वेश्चन में y(2) की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो यहाँ पर
x इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे, दैट इज 4 माइनस 2, तो y इज इक्वल टू 2 यहाँ से आंसर करेंगे, यहाँ से हो जाएगा 2। देन अगला क्वेश्चन है द मैक्सिमम डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ द गिवन फंक्शन। तो यहाँ पर बोला है कि इसका डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या होगा, तो इसमें क्या करेंगे, अगेन हम पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे इसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई एंड जेड। ठीक है, सो हमें फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स कोमा वाई कोमा जेड इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 8y स्क्वायर प्लस 9 ऑफ जेड स्क्वायर। ठीक है, और हमें यहाँ पर पॉइंट भी गिवन है 3,4,5। ठीक है, तो अब यहाँ पे हो जाएगा डायरेक्शनल डेरिवेटिव दैट इज विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर देते हैं इसको, 8 टाइम एक्स प्लस 16 टाइम्स वाई इज प्लस 18 टाइम्स जेड। ठीक है, इसको डायरेक्ट मैंने डिफरेंशिएट किया है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो ये टर्म क्या हो जाएगा यहाँ पे 0, विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, और विद रिस्पेक्ट टू जेड करेंगे तो एक्स और वाई वाला टर्म 0 हो जाएगा, राइट। आई होप यहाँ तक क्लियर है। तो यहाँ पर बस हमें क्या करना है, इसको एज अ वेक्टर लिखना है, एंड उसके बाद में हमें पॉइंट गिवन है 3,4,5, तो 8 इंटू 3 24 आई के, प्लस यहाँ पर गिवन है 4 इंटू 16 दैट इज 64, एंड 18 इंटू 5 दैट इज 90, दैट इज द डायरेक्शनल डेरिवेटिव हियर। अब क्या करना है, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, क्योंकि हमसे ये क्वेश्चन जो पूछा है इसमें आप देखो मैक्सिमम वैल्यू हमसे पूछी है, ठीक है, और ये इस तरह से दिया हुआ है, तो देख लेते हैं क्या आंसर आ रहा है। इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा यहाँ पे, मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 24 स्क्वायर प्लस 64 स्क्वायर प्लस 90 स्क्वायर, तो ये यहाँ से हो जाएगा √576 प्लस 64 स्क्वायर पता नहीं प्लस 90 स्क्वायर हो जाएगा 8100। इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ से ये आ रहा है 12772। ठीक है, और आंसर जो है हमें इस तरह से ही गिवन है यहाँ पे ऑप्शंस में, तो हमें इसे फर्दर कैलकुलेट करने की नीड नहीं है। अगर ये मल्टीपल होता तो हाँ आप कैलकुलेट करने की नीड होती, क्योंकि रूट ऑफ दिस एंड इसका जो आंसर है दोनों ही आंसर हो जाते हैं। 59 एंड 61 वाले का विद रिस्पेक्ट वाला कॉन्सेप्ट, अच्छा 59 वाला एक्सप्लेन करती हूँ, तो इससे क्या दोनों ये वाला सारी कॉन्सेप्ट कवर करना है। तो इसमें क्या किया हुआ है कि इसमें हमें बोला है कि एक फंक्शन है उसका डायरेक्शनल डेरिवेटिव फाइंड करो किसी भी पॉइंट पर, ठीक है, जो भी पॉइंट गिवन है, और ये बोला है कि इन द डायरेक्शन ऑफ, तो इन द डायरेक्शन को अगर हम बाद में मतलब एज अ देखे नहीं अभी, तो देखो डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या होता है। ठीक है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव बेसिकली क्या होता है कि अगर हमें कोई भी फंक्शन इस तरह से इन तीनों के वेरिएबल में दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू एक्स से डिफरेंशिएट करेंगे, वो हो जाएगा उसका एक्स कॉम्पोनेंट दैट इज आई के। अच्छा, ये वेक्टर होता है इसलिए हम आई के जे के यहाँ पे कर रहे हैं, और इसका ही सिंबल होता है, ठीक है। देन यहाँ पर ये हो जाएगा डो एफ अपॉन डो वाई जे के प्लस पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू जेड के, ठीक है। तो ये तो हो गया वेक्टर, ठीक है। अब ये जो है, अब ये आपके फंक्शन पे डिपेंड करता है कि ये किस तरह से आएगा। अगर मान लो आपको दिया हुआ है एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तो ये सिंपली क्या हो जाएगा, आई के प्लस जे के प्लस के। अब इस तरह से आपको दिया हुआ है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x आई के 2y जे के 2z के, तो ये अगेन एक्स वाई और जेड का क्या हो जाएगा, फंक्शन हो जाएगा यहाँ पे।
ये जो डायरेक्शनल डेरिवेटिव आ रहा है अगेन एक्स वाई जेड का क्या हो जाएगा, फंक्शन हो जाएगा। तो अगर आपको कोई प्रॉपर वैल्यू चाहिए, लाइक कि आपसे बोल दे कोई कि मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, तो मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा उसका मैग्नीट्यूड। और अगर आपसे कोई बोल दे कि क्या बोलते हैं, इसको किसी और डायरेक्शन में निकाल के बताओ कि अगर इसी वेक्टर को किसी और डायरेक्शन में देखना है, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, एक पॉइंट चाहिए यहाँ पे, जिसमें हमें हमारे पास में क्या हो, एक्स एक्स की वैल्यू हो, वाई की वैल्यू हो और जेड की वैल्यू हो। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि हमें हर क्वेश्चन में अगर देखा होगा तो यहाँ पर कोई ना कोई पॉइंट दिया होता है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 59 में दिया होता है कि पॉइंट पी का 2-1 तो हमने डायरेक्शनल डेरिवेटिव यहाँ पे निकाला और उसके बाद में जो पॉइंट है उसको हमने यहाँ पर पुट किया और उसके बाद में हमारे पास में ये वेक्टर आ गया। ठीक है, तो ये जो वेक्टर है वो पॉइंट पी के लिए ही वैलिड है। ठीक है, अब उसके बाद में होता है इन द डायरेक्शन ऑफ। इन द डायरेक्शन ऑफ का क्या मतलब होता है वो देखेंगे, पर पहले देखते हैं कि व्हाट इज द टेंजेंट टू द कर्व। तो टेंजेंट टू द कर्व क्या होता है कि अगर आर ऑफ टी हमें गिवन, कोई भी फंक्शन गिवन है, तो उसकी टेंजेंट हम कैसे निकालेंगे, उसको हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू जो भी उसका वेरिएबल। यहाँ पर वेरिएबल है हमारे पास में टी, तो हमने विद रिस्पेक्ट टू टी हमने यहाँ पे इसको क्या किया, डिफरेंशिएट किया। तो ये यहाँ पर आया 2t आई के टी, 2t का हो गया 2 और टी क्यूब का हो गया 3t स्क्वायर। तो यहाँ से ये जो फंक्शन आया वो है इसका, इसको हम बोलते हैं इसका टेंजेंट वेक्टर। तो ये हो गया हमारे पास में टेंजेंट वेक्टर। ठीक है, अब ये जो टेंजेंट वेक्टर यहाँ पर आया था ये भी इन द टर्म्स ऑफ टी ही आया था यहाँ पे। मतलब ये भी ऐसा था कि हमें टी का मान चाहिए तभी हम इसके बाद में जो वेक्टर है उसको कैलकुलेशन में यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने हमें टी इज इक्वल टू 1 गिवन था, तो क्या किया, टी की वैल्यू पुट करी और यहाँ पे टेंजेंट वेक्टर आ गया। ठीक है, तो अब तक हमने क्या देखा कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या होता है। ठीक है, उसके बाद में टेंजेंट टू द कर्व क्या होता है, दैट इज डिफरेंशिएशन ऑफ द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अ वेरिएबल। वेरिएबल को हम इस तरह से लिख देते हैं। ठीक है, ये वन वेरिएबल था इसलिए विद रिस्पेक्ट टू हमने सिंपल इसको कर दिया। अब मान लो यहाँ पे हमें बोला है कि एक वेक्टर इस तरह से है ए, एक वेक्टर है बी। ठीक है, और हमसे बोलता है फाइंड बी इन द डायरेक्शन ऑफ ए। मतलब कि ये जो बी है अगर ये इसकी डायरेक्शन इस दिशा में ना होके अगर ये इस तरह से होता तो ये क्या होता, मतलब इस तरह से ये पूछते हैं। तो उसका कॉन्सेप्ट होता है कि प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए भी बोलते हैं इसको। तो यहाँ पर ही हो जाएगा जो भी हमें आंसर है हमारा बी वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू बी वेक्टर जो है दैट, एंड हम उसको डॉट प्रोडक्ट करते हैं ए वेक्टर के साथ में और डिवाइड करते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ द ए से। और ये जो टर्म है यहाँ पर वेक्टर अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर उसको हम बोलते हैं यूनिट वेक्टर। ठीक है, वैसे इस तरह से लिखते हैं। तो यहाँ पर हमें, ठीक है, ये तो हो गया हमारा यूनिट वेक्टर और डॉट प्रोडक्ट। तो ये जो यहाँ पर कैलकुलेट करके आएगा वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, ये वेक्टर नहीं होगा यहाँ पर, सॉरी। तो यहाँ पर हमने क्या किया, हमारे पास में वेक्टर आ गया था, अब हमने इसका यूनिट वेक्टर निकाला। ये क्या है, यहाँ पे ये यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर जब हमने निकाला तो यहाँ पर इसका मैग्नीट्यूड देखा तो मैग्नीट्यूड यहाँ पर आ रहा था √70। उसके बाद में गिवन था 2i के 2j के 2k के। ठीक है, तो ये हमने सेम जो वेक्टर था उसे लिख दिया। अब उसके बाद में क्या करना है, यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट है ये। ठीक है, तो ये मैं लिखने का सिंपल तरीका है, मतलब आप बार बार गेट एग्जाम में आई केप जे केप के केप तो नहीं लिख सकते हो नोट्स में। तो आई को आप मान लो एक्स, जे को वाई और के को मान लो जेड। तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं एक्स कोमा वाई कोमा जेड की, जल्दी थोड़ा कैलकुलेशन हो जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा 2, 5 एंड 1 और डॉट प्रोडक्ट हमारे पास में था 2,2,3। ठीक है, 2,2,3। अब क्या करेंगे, एक्स कंपोनेंट को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, वाई कंपोनेंट को वाई से मल्टीप्लाई करेंगे और जेड कंपोनेंट को जेड से मल्टीप्लाई करेंगे। और डिवाइड किससे करना है, जो जिसकी भी डायरेक्शन में हमें आंसर चाहिए उसके मैग्नीट्यूड से। तो यहाँ से ये आ रहा है हमारे पास में 17/√17। इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं पर ऑप्शन इस तरह से गिवन है, मतलब डिनोमिनेटर में √17 गिवन है। ठीक है,
सो यही कॉन्सेप्ट है। अब क्वेश्चन नंबर 61 में भी यही कॉन्सेप्ट यूज हुआ है। यहाँ पर भी विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट किया पहले। तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स का मतलब होता है कि y और z और एक्सेट्रा जितने भी वेरिएबल है इनको हम क्या मानेंगे, कांस्टेंट मानेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है। तो यहाँ पर वही किया हुआ है। ठीक है, जब हमने इसको डिफरेंशिएट किया तो हमें एक पॉइंट दिया हुआ था p 3,4,5, उसकी वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो ये वेक्टर आता है। और उसके बाद में यहाँ पर मैग्नीट्यूड ही पूछा था तो मैग्नीट्यूड यहाँ पे निकालिए। ठीक है, ओके। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बाकी ये समझ में आ गया जो बताया अभी? ठीक है, मैं अज्यूम कर रही हूँ कि समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हमें बोला है ये इक्वेशन दिया हुआ है 2xy प्लस 1 एंड दिस। तो जब भी इज इक्वल टू 0 दिया हो, ठीक है, और यहाँ पर कोई भी कांस्टेंट थी, क्या कांस्टेंट इज इक्वल टू 0 इस तरह से, तो क्या करेंगे हम सबसे पहले इसे कंपेयर करके देखेंगे कि कहीं ये एम डी एक्स एम डी वाई इज इक्वल टू फॉर्म तो नहीं है। और अगर है तो यहाँ पर m की वैल्यू क्या है, यहाँ पर क्या हो जाएगा। अच्छा, जो कॉन्सेप्ट उसको रेड से लिखते हैं, सॉल्यूशन को थोड़ा अच्छा है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे m क्या हो जाएगा, m हो जाएगा 2xy प्लस 1। ठीक है, और यहाँ पर n हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करना है, m को विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करना है और n जो फंक्शन है उसे विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करना है। तो यहाँ पर m ऑफ y हो जाएगा 2x प्लस 0। ठीक है, और यहाँ पर जब हम n को विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करेंगे तो ये सिंपल 2x हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो रहा है, m ऑफ y इज इक्वल टू nx। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो होगा उसे इस तरह से लिख सकते हैं हम कि f इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ m dx इज इक्वल टू c। ठीक है, अब यहाँ से इंटीग्रेशन ऑफ m dx देखते हैं तो वो हो जाएगा 2xy प्लस 1 dx। ठीक है, यहाँ पर y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है। सब इंटीग्रेशन कर देते हैं इसको, तो 2y कॉन्स्टेंट है, x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस 1 इंटू डी एक्स, तो यहाँ पर हो जाएगा x प्लस हम अज्यूम कर लेते हैं कि यहाँ पे कोई y का प्योर फंक्शन भी रहा होगा। ठीक है, तो इंटीग्रेशन यहाँ पर हमारे पास में आ रहा है एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स प्लस प्योर फंक्शन ऑफ y, g ऑफ y यहाँ पे क्या है, प्योर y फंक्शन। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y। विद रिस्पेक्ट टू y से डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर कॉन्स्टेंट है प्लस यहाँ पे 0 प्लस यहाँ पर हो जाएगा z डैश y। ठीक है, अब जो फंक्शन है उसका x डेरिवेटिव, उसका y डेरिवेटिव है mx। ठीक है, यहाँ पर जो mx होता है ना, mx होता है डो f डिवाइड बाय डो x, और mx लिख रही हूँ मैं, n होता है डो f डिवाइड बाय डो y। ठीक है, इस तरह से ये होता है। यहाँ पर बेसिकली ये है कि अगर कोई फंक्शन है, ठीक है, फाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 इस तरह से दिया हुआ है, तो दोनों साइड जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पर आएगा c, यहाँ पर आएगा फाई, तो फाई इज इक्वल टू c इस तरह से आएगा। ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट इस वाले मतलब इस तरह के क्वेश्चंस में लगता है। तो यहाँ पर सिंपली हम एज्यूम करते हैं
कि फाई ऑफ एक्स मतलब कि ओनली जो एक्स से रिलेटेड है वो है m, और फाई ऑफ वाई दैट इज m। ठीक है, तो यहाँ से क्या होता है कि m dx प्लस n dy इज इक्वल टू 0, इस तरह से इक्वेशन बनती है। ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, ये काम में इतना आता नहीं है, पर लाइक स्टेप्स तो यही वाले फॉलो करने हैं आपको, और पता होना चाहिए बस इसलिए। तो यहाँ पर जो डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू वाई है वो इक्वल है एन के। ठीक है, और एन हमें गिवन है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल और जी डैश वाई इज इक्वल टू 0 आ गया। तो हमारे पास में जो फंक्शन हो जाएगा वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स। तो यहाँ पर ये हो जाएगा इज इक्वल टू सी। ठीक है, तो ये हमारा फंक्शन है। अब क्या करना है, यहाँ पर जो भी पॉइंट आपको दिया हुआ है उसे उसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है। जैसे वाई ऑफ 1 इज इक्वल टू 2 दिया हुआ है, तो क्या करेंगे यहाँ पे x बराबर 1 और y बराबर था यहाँ पे 2 था या 0 था, हाँ यहाँ पे 2 दिया हुआ है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 1 इज इक्वल टू सी। सी की वैल्यू यहाँ पर आ गई 3, तो हमारे पास में फंक्शन हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स इज इक्वल टू 3। तो ये हमारा फंक्शन हो गया। अब हमसे पूछा क्या है, इसमें हमसे पूछा है y ऑफ 2 की वैल्यू क्या है। तो यहाँ पर y ऑफ 2 हो जाएगा, x बराबर 2 रखेंगे यहाँ पे, तो हो जाएगा 4y प्लस 2 इज इक्वल टू 3, दैट इज 1/4, दैट इज 0.25। ठीक है, तो y हमारे पास में आ गया 0.25। तो इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो मैसेज देखो, प्लीज रिपीट प्रीवियस क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन? अच्छा 62। तो यहाँ पर देखो हमें क्वेश्चन में गिवन है कुछ फंक्शन है और dx है। ठीक है, फिर कुछ फंक्शन है और फिर dy है, इस तरह से लिखा हुआ है। तो इसे हम कंपेयर करेंगे, m dx प्लस n dy इज इक्वल टू 0। और यहाँ पर हमने क्या किया, m और n की वैल्यू पुट करी है, उसके बाद में विद रिस्पेक्ट टू y और विद रिस्पेक्ट टू x हमने डिफ्रेंशिएट किया इसको। तो यहाँ से ये दोनों का वैल्यू क्या है, सेम आ गया। सेम आने के बाद में क्या करेंगे, फंक्शन को हम लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ m dx। ठीक है, अब यहाँ पे इंटीग्रेशन करना है y को कांस्टेंट रखते हुए। तो जो फंक्शन था हमारे पास में m, वो था 2xy प्लस 1, तो यहाँ पे लिखा है 2xy प्लस 1। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, तो सिंपली ये आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस एक्स प्लस जी ऑफ 1। ठीक है, यहाँ पर ये हो जाएगा, ये हमारे पास में आ गया फंक्शन। अब क्या करेंगे, हम इसे विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, तो विद रिस्पेक्ट टू y जब डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, इसको एक बार देख लो। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस जी डैश वाई। ठीक है, अब यहाँ पर इस पे लिखेंगे इज इक्वल, ये जो है इज इक्वल टू एन होता है बाय डेफिनेशन। ठीक है, बाय डेफिनेशन पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू वाई, ये जो होता है वो n के इक्वल होता है, तो हम इन दोनों को इक्वल कर देंगे। तो यहाँ से हम देखेंगे कि जो डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन है, डेरिवेटिव ऑफ द y जो है वो 0 है। इसका मतलब ये है कि प्योर फंक्शन अवेलेबल नहीं है इस फंक्शन में। तो बस अब क्या करना है, सिंपली जो भी टर्म आई थी उसमें से g ऑफ y को हटा देंगे और उसे इज इक्वल टू सी यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, और उसके आगे पॉइंट दिया हुआ है तो हम सी का मान निकालेंगे यहाँ पे, और सी का मान निकालने के बाद में इसे यहाँ पर इस फंक्शन में पुट करना है। तो उससे आपको ये फाइनल आंसर मिलता है। ठीक है, अब y ऑफ 2 हमसे पूछा था, y ऑफ 2 का मतलब है x इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 4y प्लस 2 इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो y की वैल्यू क्या होगी, 0.25। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पे हमें फंक्शन दिया हुआ है, देन यहाँ पे पूछा है
द यूनिट डायरेक्शन ऑफ मैक्सिमम इंक्रीज ऑफ एफ एट पी क्या होगा, ठीक है। सो डायरेक्शन ऑफ मैक्सिमम इंक्रीज होता है बेसिकली, डायरेक्शन मतलब यूनिट वेक्टर ही है, तो आप क्या करोगे, जो वेक्टर दिया हुआ है उसे उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करोगे। अब यहाँ पे आपको ये जो फंक्शन दिया हुआ है वो क्या है, 3i माइनस 4j प्लस 12k, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे एक बार। मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, 3 प्लस 4 प्लस 12 स्क्वायर। तो यहाँ से ये आ रहा होगा आपके पास में 169, दैट इज 13, राइट, ठीक है। अब क्या करना है, डायरेक्शन जो हो जाएगा, जिसे हम यूनिट वेक्टर भी बोलते हैं, तो वो हो जाएगा 3/13 आई के माइनस 4/13 जे के प्लस 12/13 के, ठीक है। तो ये यहाँ से हमारे पास में क्या आ गया, वेक्टर आंसर। तो यही हमारा आंसर है। बेसिकली उसने कुछ नहीं कहा था, उसने बोला था कि ये जो आपको फंक्शन दिया हुआ है इसका यूनिट वेक्टर आपको कैलकुलेट करना है, दैट्स इट, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है आज का। दैट इज फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एट p इज इक्वल टू दिस इन द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व, जहाँ पर x इज इक्वल टू गिवन है, y गिवन है, z गिवन है, t इज इक्वल टू 0, ठीक है। सो इसे आप लोग खुद से करने का भी ट्राई करो, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 59 का सिमिलर क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्या करना है इसमें, यहाँ पर हमें फंक्शन गिवन है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड जेड स्क्वायर, ठीक है, इस तरह से गिवन है। सबसे पहले डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालेंगे। डायरेक्शनल डेरिवेटिव यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफ्रेंशिएट करना है, तो ये यहाँ पे होगा 2x वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर आई के प्लस, विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे तो 2x स्क्वायर वाई जेड स्क्वायर जे के प्लस, विद रिस्पेक्ट टू जेड करेंगे 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड जेड के। ये हमारा फंक्शन हो गया। अब हमें पॉइंट पी इज इक्वल टू गिवन है 1 1 -1, ठीक है, 1 1 ठीक है। तो x बराबर 1, y बराबर 1 और z बराबर -1, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 2 इंटू 1 स्क्वायर इंटू -1 आई के प्लस 2 इंटू 1 स्क्वायर जे के प्लस 2 इंटू 1 स्क्वायर इंटू -1। अच्छा, यहाँ पर -1 का स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है, अब सही है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 2 आई के प्लस, यहाँ पर भी -1 का स्क्वायर है 2 जे के, तो यहाँ पर ये माइनस में हो जाएगा -2 के, ठीक है। तो ये जो है हमारा डायरेक्शनल डेरिवेटिव आ गया, इसे हम बोल देते हैं डायरेक्शनल डेरिवेटिव वेक्टर। यहाँ तक क्लियर है। अब उसके बाद में क्या करना है कि इन द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व, तो कर्व हमें अब थोड़ा अलग तरीके से दिया हुआ है। यहाँ पर गिवन है एक्स इज इक्वल, एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू और जेड की वैल्यू गिवन है, तो हम सिंपली इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। यहाँ पर ये जो गिवन है इसे लिख लेते हैं। सो सपोज इट इज अ फंक्शन फाइव, दैट इज क्या हो जाएगा, एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के। अब एक्स हमें कितना गिवन है, एक्स गिवन है e टू द पावर टी, तो ये हो जाएगा आई के। वाई गिवन है साइन 2t प्लस प्लस टू एक कुछ यहाँ पे +1, एंड उसके बाद में जेड हमें गिवन है 1 माइनस कॉस ऑफ टी
ठीक है, अब क्या करना है, इसको विद रिस्पेक्ट टू टी डिफ्रेंशिएट करना है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा e⁻t आई के प्लस साइन का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा यहाँ पे cos 50 इंटू 2 जे के प्लस यहाँ पर हो जाएगा 1 का 0, cos का होता है माइनस ऑफ साइन टी, तो माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पर साइनस टी आ जाएगा। ठीक है, तो इसे ढंग से लिख देते हैं इक्वेशन को। जो हमारा टेंजेंट वेक्टर यहाँ पर आ रहा है वो आ रहा है e⁻t आई के प्लस 2 cos ट्वाइस ऑफ टी जे के प्लस साइन टी के। ठीक है, यहाँ पर टी की वैल्यू जो है t इज इक्वल टू 0 गिवन है। ठीक है, सो एट t इज इक्वल टू 0 ये सिंपली हो जाएगा e⁻0 आई के तो यहाँ से हो जाएगा आई के प्लस cos 0 होता है 1, तो यहाँ से हो जाएगा 2 जे के और प्लस यहाँ पे आ रहा है 0, साइन 0 0 हो जाएगा। ठीक है, तभी हमारे पास में टेंजेंट वेक्टर आ गया, राइट। अब हमें क्या करना है, जो टेंजेंट वेक्टर आया है यहाँ पे उसको उसका यूनिट वेक्टर हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, आई के प्लस 2 जे के और हम इसे डिवाइड कर देंगे स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, दैट इज ये यहाँ से आ जाएगा 1/√5 आई के प्लस 2 जे के। ठीक है, यहाँ पे के का कंपोनेंट नहीं है तो उसे हम 0 के भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमारे पास में टेंजेंट वेक्टर आ गया, उसका यूनिट वेक्टर आ गया और हमने जो फंक्शन दिया हुआ था उसका हमने वेक्टर भी फाइंड किया था 2, 2, -2। ठीक है, तो यहाँ से ये हो जाएगा 2, 2, -2 डॉट प्रोडक्ट करना है 1/√5 इंटू 1, 2, 0, क्योंकि के का कोई कंपोनेंट नहीं है तो उससे हम एज ए 0 यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा 2 + 4 डिवाइड बाई √5। तो यहाँ से हमारा आंसर आ रहा है 6/√5। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में हमें बोलना है कोवेरिएंस ऑफ x, y किसके इक्वल होता है। तो जो कोवेरिएंस है, कोवेरिएंस ऑफ x, y ये होता है p ऑफ x y माइनस पी एक्स इंटू पी ऑफ वाई। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। सो इस तरह से अपना आइडेंटिटी 6 कंप्लीट हो गया। इसमें काफ़ी मैथ्स के क्वेश्चन थे, तो ठीक है जल्दी कंप्लीट हो गया ये। इसमें बेसिकली डायरेक्शनल डेरिवेटिव और जनरल सॉल्यूशन से रिलेटेड ही क्वेश्चंस थे। तो अगर आपने वो टॉपिक पूरे कर लिए तो इस पेपर को आप ट्राई कर सकते हो और देख सकते हो, तो इससे काफ़ी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट थे उसमें ये वाला जो था ये अच्छा कॉन्सेप्ट है। उसके अलावा यहाँ पर एक ये वाला क्वेश्चन था, ये भी इट इज़ अ गुड क्वेश्चन। एक ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन का क्वेश्चन दिया है, ये इस पेपर में एक ही बार अकर हुआ है, ये अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे। और उसके अलावा ये सब तो मैकेनिक्स के हैं, तो मैकेनिक्स तो इतना, ये वाला देखो, ये कंसंट्रेट वाला, इसमें जो कॉन्सेप्ट यूज हुआ था इसमें हुआ था मेटल जो हमने माइन किया है और मेटल जो कंसंट्रेट में। तो कंसंट्रेट में जो मेटल होता है वो होता है ग्रेड ऑफ कंसंट्रेट इनटू इसको हम बोलते थे टनेज ऑफ कंसंट्रेट। और जो मेटल माइंड होता है वो होता है जितना हमने टनेज माइन किया उसका ग्रेड क्या था, और उसके अलावा जितने भी एफिशिएंसीज जितने भी फैक्टर होते हैं यहाँ पे, इसको हम फैक्टर्स लिख देते हैं, तो जितने भी फैक्टर होते हैं वो इस तरफ मल्टीप्लाई होते हैं। फिर उसके बाद में ये वाला क्वेश्चन था, इसमें कुछ नहीं है, इसमें बस हमें क्या करना है, स्टार्टिंग में 1 टन और 4 मान के कैलकुलेट करना होता है। तो यहाँ पर ये था कि हाँ, इसमें भी सेम क्वेश्चन था, मेटल ऑफ कंसंट्रेट इज इक्वल टू मेटल ऑफ ओर।
इसमें ये वाला कॉन्सेप्ट यूज हुआ था। फर्स्ट इज द वॉल्यूम इज इक्वल टू मास अपॉन एस जी। ठीक है, एस जी अगर आपको गिवन है 2.5, तो इसे आप डायरेक्टली 2.5 टन टन पर मीटर क्यूब लिख सकते हो। ठीक है, तो ये थोड़ा सा याद रखना चाहिए, ये काम आता है, कन्वर्जन नहीं करना पड़ता। और बाकी जो सिंपल ही है इसमें, इसमें मटेरियल जो भी माइन हुआ उस इनटू ग्रेड, फिर उसके बाद में यहाँ पे रिकवरी था, और उसके अलावा कितने था तो कितने वगैरह जो भी है उसको जहाँ पर भी वो रिक्वायर्ड है वहाँ पे यूज करके इसका आंसर सिंपल हो जाता है। और एट द एंड हमेशा ध्यान रखना है कि क्वेश्चन किसने पूछा है। यहाँ पर जो यूनिट है वो हेक्टेयर्स। तो अगर आपका आंसर जो है, जैसे इसका आंसर शायद ये वाला आया था, मुझे याद नहीं है क्या आया, तो अगर आपका आंसर इस तरह से आ रहा है और ये मान लो अगर न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन हो, तो उसमें गलती के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है इसका। तो यहाँ पे आरएल वाला था, तो इसमें बस इतना ध्यान रखना है कि जहाँ से जहाँ तक जो अपर लिमिट और लोअर लिमिट है वहीं तक ग्रेड की लेंथ हमें देखनी है। ठीक है, तो ये तो सेमी क्वेश्चन है, डाइल्यूशन वाला है। यहाँ पे सिंपल ग्रेड वाले क्वेश्चन थे। इसमें फोरकास्टिंग वाला ये वाला क्वेश्चन था, ये यूनिक था। यहाँ पे इसमें क्या है कि जो भी एवरेज अगर नेक्स्ट ईयर की निकालनी है, तो सिंपल जो भी प्रोडक्शन है, समीशन ऑफ प्रोडक्शन डिवाइड बाय टोटल ईयर, ये आप कर सकते हो। फिर यहाँ पे इकोनॉमिक वैल्यू वाला आता है, तो इसमें हमेशा ध्यान रखना है कि सारे ब्लॉक माइन करने की नीड नहीं है, इसमें उतने ही ब्लॉक माइन करने जहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू आ रही है। ये क्वेश्चन भी अच्छा है। ठीक है, हाँ, इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं कि अगर उसका वेरिएंस दिया हुआ है और 3x का हमसे पूछा है तो कितना होगा, और अगर मान लो मीन दिया हुआ है और 3 टाइम्स करने के बाद में मीन कितना होगा, तो ये छोटे मोटे कॉन्सेप्ट है, ये पता होनी चाहिए। यहाँ पे ये काइनेमेटिक्स के क्वेश्चन है, ये बीम वाले क्वेश्चन है, इसमें यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट पूछा है, ये अच्छा टॉपिक है, तो इसे आप पढ़ सकते हो। फिर ये वाला जो है, ये भी ठीक है, मतलब इस तरह के कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए कि लोड अगर डिस्ट्रीब्यूटेड है तो उसे कैसे एक सिंगल पॉइंटेड कंसंट्रेटेड लोड के रूप में रिप्रेजेंट करना है, और उसकी डिस्टेंस क्या होगी। देन यहाँ पे ये वाले जो क्वेश्चन होते हैं, ये इसमें ये फॉर्मूला याद होना चाहिए कि डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटर्मिनेंसी इज इक्वल टू एन प्लस आर माइनस 2 जे। और सिमिलरली इस क्वेश्चन में जो था कि ये वाला नहीं, शायद आगे होगा, हाँ, इस वाले क्वेश्चन में ये था कि एम इज इक्वल टू 2 जे माइनस 3, तो वो परफेक्ट होता है जब वो दोनों इक्वल हो जाते हैं। फिर यहाँ से हमारे डिफरेंशिएशन की क्वेश्चन है, तो डिफरेंशिएशन इक्वेशन अगर आपने पढ़ लिया है तो यहाँ से हो ही जाएगा सब। ये वाला क्वेश्चन है, जैसे कि अब इसमें यहाँ पे एक्स की टर्म में दिया हुआ है, एक क्वेश्चन को उसमें वाई की टर्म में दिया हुआ था, तो अगर इंटीग्रेटिंग फैक्टर वाई की टर्म में है, तो अगर एक्स डी एक्स हम पहले कर रहे थे, तो अब हमें इससे पी वाई डी वाई इस तरह से करना होगा, और डी वाई बाई डी एक्स की जगह हम क्या यूज करेंगे, यहाँ पे डी एक्स अपॉन डी वाई यूज करेंगे। ठीक है, तो ये वाला एक इसमें पॉइंट है। बाकी होमोजीनियस क्या होता है कि होमोजीनियस में क्या होता है कि कोई भी कांस्टेंट टर्म जो होती है वो इज इक्वल टू जीरो हो जाती है, और फिर हम उसमें क्या करते हैं, वाई अपॉन एक्स को एक अलग वेरिएबल मान लेते हैं, और फिर फर्दर उसको डिफरेंशिएट करके रिप्लेस करके थोड़ा सा ऐसे इक्वेशन बनाने का ट्राई करते हैं। तो यही है क्वेश्चन नंबर, पेपर 6 अच्छा पेपर है। पीडीएफ में अपलोड कर दूंगी, तो MMD 7 तक के पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। बाकी अगर कोई भी डाउट हो तो आप लोग लाइक ग्रुप पे भी बोल सकते हो, नहीं तो ये अगली क्लास MMD 7 की होगी, उसमें हो सकता है। और ये है कि क्वेश्चन को सॉल्व करके आना, और आप लोगों ने तो पेपर दे ही दिया है, तो पता होना चाहिए कि कहाँ पे कौन से टॉपिक में कमी है, तो उस टॉपिक को एक बार पढ़ लेना, ताकि अगर मैं अगली बार समझाऊँ तो थोड़ा इजी रहेगा, कि पता चल जाएगा कि कौन से टॉपिक आपको कमजोर है। राइट, ठीक है, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय। To watch the complete video, download the Mining Gyan app from the Play Store.
Enjoy a seamless learning experience without interruptions and subscribe to our YouTube channel.